हाफ सेल पर भी इस बार के जेईई के पेपर में एक सवाल आया हुआ है, टाइप्स ऑफ हाफ सेल। बहुत सरल सवाल आया है, बहुत सरल सवाल आया है, बस दे करके पूछा है कि कौन सा हाफ सेल होता है, टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए और इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिखिए और इलेक्ट्रोड। हो गया। देखो हाफ सेल के जो भी टाइप्स होंगे ना, हाफ सेल के जो भी टाइप्स होंगे उनको डिवाइड किया जाता है इस बेस पर कि उनके अंदर किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है, उनके अंदर किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप डैनियल सेल देखते हैं गैल्वेनिक, उसके अंदर क्या हो रहा होता है, मेटल जो होता है वो आयन में कन्वर्ट हो रहा होता है, या फिर आयन जो है वो मेटल में कन्वर्ट होता है, ये था ना। अरे डैनियल सेल में क्या हो रहा होता है, जिंक मेटल कन्वर्ट होता है आयन में, और कॉपर आयन कन्वर्ट हो रहा होता है मेटल में। तो वहाँ पे मेटल मेटल आयन, इसमें उसको कह दिया जाता है, उसको कहते हैं मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, है ना, जहाँ पर सिर्फ मेटल और आयन एक साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। उसमें सॉल्ट का कोई भी जिक्र होता है क्या, है ना। अरे आपको पता है ना, कॉपर, अरे जिंक टूट जाएगा और कॉपर जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ, बस में आएगा। सॉल्ट आप कोई भी रख ले, अभी हम लोग एक सवाल किए थे, आपको याद है, उसमें सॉल्ट आप कोई भी ले सकते हैं ना इसमें। जब तक ये डिफाइंड नहीं है कि पहले से कोई आयन प्रेजेंट होना चाहिए, अगर ये डिफाइंड नहीं है कि एनोड या कैथोड हाफ सेल में पहले से कोई आयन प्रेजेंट होना चाहिए, तब तक आप सॉल्ट का टेंशन नहीं लेंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का टेंशन नहीं लेंगे आप। हम सॉल्ट ही क्यों बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलना चाहिए, तब तक आप इलेक्ट्रोलाइट का टेंशन नहीं लेंगे, बस में आ रहेगा। तो उसके बेस पर 3 प्रकार के इलेक्ट्रोड को डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रोड का मतलब हाफ सेल, हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होता है। हाफ सेल के अंदर आपको 2 बातें ध्यान रखनी होती है, पहला इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है, ये तो बात ध्यान रखते हैं। तो इन्हीं पर बेस करके हाफ सेल को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उन्हीं कैटेगरी को स्टडी करेंगे, तीनों कैटेगरी को। एक को ज़्यादा स्टडी करेंगे जिसको आप स्टडी करते आ रहे हैं, विच इज गैल्वेनिक मेटल मेटल आयन। एक को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, आपको याद है, गैस इलेक्ट्रोड, आप अभी लास्ट क्लास में उसके बारे में कुछ लिखे थे। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जिसके बारे में बस स्टडी करेंगे वो होता क्या है और उसका नाम, एग्जाम्पल। ठीक है जी, जिस पर डायरेक्ट सवाल आया हुआ है। हेडिंग लगाइए, मतलब लिखिए, हेडिंग लग गया ना, लिखो उसके बारे में, लिखो। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हाफ सेल रिएक्शंस, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हाफ सेल reactions, half cell reaction, कॉमा लगाइए, half shells are divided into the following categories, into the following categories. हो गया। देखो हाफ सेल की बात कर रहे हैं ना, हाफ सेल का मतलब सिर्फ एक तरफ, या तो एनोड या तो कैथोड। पूरे आप सेल को मत समझ लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा भी हो रहा होता है जहां पर गैस निकल रही होती है ऊपर, पास में आ रही क्या। कई बार ऐसा होगा कि एक तरफ मेटल ले लेंगे और एक तरफ गैस के साथ कुछ गेम कर देंगे, तो सिर्फ हाफ की बात कर रहे हैं। हाफ का मतलब या तो उसमें मेटल रहेगा या तो गैस रहेगा, पास में आ रही क्या। तो सिर्फ हाफ सेल की स्टडी कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के हाफ सेल को जोड़ करके एक कंप्लीट सेल बनाया जा सकता है, सही बात है ना। ठीक है जी, तो आप पहला लिखिए मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, पहला लिखिए मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, आप पूरा लिखिएगा नाम, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। हो गया। इसके बारे में डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करिए, आप इसको ऑलरेडी जानते हैं, फिर से बोल रहे हैं। डैनियल सेल एक मेटल में, डैनियल सेल में एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों का दोनों एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है। लिखिए इट कंसिस्ट्स ऑफ अ पीस ऑफ मेटल, a piece of metal, it consists of a piece of metal such as zinc, आप कॉपर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, such as zinc emerged in the aqueous solution, emerged in the aqueous solution containing the metal ions
containing the metal ions such as Zn2 plus ion, such as Zn2 plus ion। ठीक है जी। एक जिंक मेटल होगा, मेटलिक स्ट्रिप हो सकती है, ठीक है। अभी एक हम लोग सवाल किए मेटलिक स्ट्रिप वाला, कल याद है आपको, जिसमें 4 ऑप्शन थे, एक ब्रेन वाला भी ऑप्शन था, ठीक है। और इसके अंदर आयन क्या प्रेजेंट हो सकता है, Zn2 प्लस, ठीक। बस मेरी क्या, ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन होगा। आगे लिखिए, आगे लिखिए, फुल स्टॉप लाके नीचे लिखिए। मेटल इज लैटिस, मेटल इज लैटिस। लैटिस समझते हैं आप, लैटिस समझते हैं आप? लैटिस वो पॉइंट्स होती है, लैटिस वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर बेसिकली मेटल्स जो होते हैं वो पड़े होते हैं ना, मेटल जो पड़े थे हिल नहीं रहे होते हैं। सॉलिड मेटल होता है ना, सॉलिड, तो उसमें मेटल 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 बहुत सारे मेटल होते हैं, और वो सारे मेटल क्या करते हैं, एक मेटल मतलब अलग अलग एटम्स, जैसे कि मान लो बहुत सारे मेटल के एटम्स हैं एक पास, जैसे आप लोहे का सॉलिड है आयरन का, उसको आप जूम करें तो आपको बहुत सारे आयरन के एटम्स दिखाई देंगे। हर एटम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 2 एटम्स के बीच में रख देता है, मेटलिक बॉन्ड आपको याद होगा, ठीक है। तो जिन जिन लोकेशंस पे वो मेटल के एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको लैटिस कहा जाता है। लैटिस आर द पॉइंट्स वेयर द मेटेलिक आयंस आर प्रेजेंट इन इट्स सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अगर मेटेलिक आयन प्रेजेंट है तो क्या वो पूरा का पूरा मेटल पॉजिटिव चार्ज हो गया? नहीं, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन उसके बगल में ही है। किस बॉन्ड से बंधा हुआ है? मेटेलिक बॉन्ड। वीक होता है, सही बात है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है। आगे लिखिए, क्या लिखे हो? लैटिस। आगे लिखिए, लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस, सही बात है। स्टेबलाइज्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इस बात को आप घेर लीजिए, ये पूरी बात, कि मेटल आयन जो होता है वो लैटिस वाले लोकेशन पे सॉलिड के मतलब अपने सॉलिड में पड़ा रहता है, जिसका पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज कौन करता है? उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब आप उसको स्विच ऑन करके कंडक्टर बना लेते हैं ना, तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन चल देते हैं, ठीक है। हो गया, इस बात को आप घेर लीजिए। अब सुनो, यहाँ पर एक जिंक मेटल है, इस मेटल को तुम सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, ये समझने की बात होती है। तो इस जिंक मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी है कि नहीं है ना, और बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज भी हैं। पॉजिटिव चार्ज अभी तुम समझे, जैसे कि अगर मान लो इस मेटल के सॉलिड को अगर हम जूम करेंगे ना, तो देखो किसकी बात हम कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे जिंक के, एकदम क्लोजली पैक्ड रहेंगे। सॉलिड में ऐसे ही होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। हम पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं? इनिशियली ये सारे के सारे न्यूट्रल थे, लेकिन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नोबेल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेना। बात समझ आ रही क्या? तो नोबेल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए जिंक क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा, इसी खाली स्पेस में सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सही बात है ना। अब इलेक्ट्रॉन बाहर है तो मेटल का जो एटम है उसको आप पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे ना, क्योंकि आप एटम की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पूरा सॉलिड पॉजिटिव चार्ज है क्या? ये तो निगेटिव है। बस मेरे, ये तो निगेटिव है। तो देखो संभावना क्या हो सकती है कि अगर इसके अंदर जिंक 2 प्लस आयन है, इसके अंदर Zn2 प्लस आयन है, ये Zn2 प्लस आयन जो है वो इस मेटल पे भी जा सकता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या तो हम कहाँ बोले पूरा चार्ज है बेटी? इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर Zn2 प्लस आयन प्रेजेंट है, उसको देखेगा कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इस जिंक मेटल को स्टेबलाइज करने के लिए इसके पास में आ सकता है। आपको हम दोबारा से वही समझा रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन गैल्वेनिक का दोबारा से, कि असल में अंदर क्या चल रहा होता है, मेटेलिक स्ट्रक्चर से आपको हम समझा रही है बात। तो ये जिंक आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन, अच्छा जिंक मेटल का ये आयन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं, ये वाला फ्री वाला। तो बताओ कौन आएगा? जिंक मेटल ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। आना किसको चाहिए? इलेक्ट्रॉन को आना चाहिए, जिंक को ऊपर जाना चाहिए? अरे कौन भारी है?
भाई ये बहुत भारी है, जिंक मेटल आयन बहुत भारी है। क्या तुमको इसमें कंफ्यूजन है क्या कि सर इलेक्ट्रॉन भारी जिंक भारी है? इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से 1800 गुना हल्का होता है, और इसके अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन भरे हुए हैं? पास में आ रही क्या? एक चींटी और पूरा कोल्हू। कोल्हू समझते हो? कोल्हू का बैल, कहानी नहीं पढ़े हो? कैसे हो यार, पढ़े ना? हाँ बस ठीक है। तो बहुत भारी ना, बहुत भारी। तो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन आता है क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की इच्छा इधर वाले को हो जाती है। गैल्वेनिक में ऐसा ही होता है ना, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की इच्छा उसको हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। ठीक है, सबको मिला के बोल दो। अगर यही कॉपर सल्फेट होता तो क्या होता? तो इलेक्ट्रॉन कूद के आता, क्योंकि और कहां जाएगा? और तो कोई जगह है नहीं ना। अरे समझते हो क्या मेरी बात? क्या बोल रहे हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। पहले इलेक्ट्रॉन कूद के चला आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाएगा, कॉपर के पास चला जाएगा, और फिर सल्फेट आयन जो बचेगा किसको पकड़ लेगा? सल्फेट आयन इस पॉजिटिव जिंक के चक्कर में कॉपर को छोड़ देगा, और कॉपर बोलेगा बाढ़ में जाओ, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो सॉलिड बन जाएगा। बात में आ रही क्या? तो यहां पर ये इस वजह से ऐसा हो रहा होता है। और डैनियल में इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं आता है? क्योंकि जिंक से ज्यादा चाह किसको हो रही होती है? कॉपर को हो रही होती है। तो ये उड़ करके कॉपर की तरफ चला जाता है, मतलब कैथोड में चला जाता है। बात में आ रही क्या? ये बात आपको समझ में आने वाली बात है। मेटल आयन इलेक्ट्रोड में यही प्रोसेस हो रहा होता है, और इसका बड़ा रूप आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, गैल्वेनिक। ठीक है जी, हाँ, इस बात को आप ध्यान रखें। चलिए, तो बेसिकली क्या होगा, अगर मान लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये जो मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये मेटल, अगर ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक ही प्लस बनाते हैं। ये सॉलिड मेटल था, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके इस फॉर्म में भी आ सकता है, और फिर यही मेटल जरूरत पड़ने पर अपना इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। हम अंदर की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। सॉलिड मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबल स्टेट में रहने के लिए, अपने आप को फील करेगा, हम नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुके हैं, और फिर जरूरत पड़ने पे अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसा भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात में आ रही है ना? तो बेसिकली क्या होता है कि एक मेटल के अंदर, इस बात को समझो, ये जानने वाली बात है, इसको सुना जाता है टीचर के मुंह से, तो सुन लो। एक मेटल अपने अंदर, मतलब एक सॉलिड में जो मेटल होता है, वो मेटल का आयन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से डायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कूदता रहता है, आता रहता है, कूदता है, आता है, कूदता है, आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बाहर ही मान लो, अंदर ही मान लो। जब तक आप इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ नहीं देते हैं, तब तक इस इलेक्ट्रॉन का कोई महत्व है क्या कि अंदर है या बाहर है? नहीं है। और पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री बन के चलने लगेगा। बस मेरी क्या, ये तो साइड की बात थी जो आपको मैं बता रहे थे कि मेटल के अंदर ये सीन चल रहा होता है। बस मेरी क्या, ठीक है। और ये अभी एक्वस का चर्चा नहीं चल रहा है कि हाँ एक्वस में लिख देंगे इसको हम, वो इलेक्ट्रॉन बगल में घूम रहा होता है। ठीक है, आप बहुत तेज हैं आप। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए। आगे लिखिए, फुल स्टॉप के आगे लिखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको हम हर बहुत छोटी बातें लिखवा रहे हैं क्योंकि आप गैल्वेनिक पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोड is greater than deficient electrode is greater than the potential of a neutral electrode. न्यूट्रल इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द न्यूट्रल इलेक्ट्रोड। थोड़ा सा अपने दिमाग में एक बात लेकर के आइए कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, अज्यूम करो गैल्वेनिक सेल टाइप का कुछ है, आपके पास दो इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसको आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोल सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, दोनों को तार से जोड़ देंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से न्यूट्रल की तरफ? न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ जाएगा।
क्योंकि न्यूट्रल वाले के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बस मेरे क्या, और पॉजिटिव वाले के पास कम है। अभी तुम क्या लिखे हो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का पोटेंशियल कैसा होता है, ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है या लो पोटेंशियल से हाई की तरफ मूव करता है? गलत जवाब। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। उसने क्लास में बहुत अच्छे से बात को समझाए थे। अगर तुम ये बात याद रखो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो टेक्निकली जहां पॉजिटिव है वो तो हाई है, और तुम और ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकाल दोगे। तो इस बात को, सेंस को समझो, ठीक है। पोटेंशियल किस चार्ज की वजह से है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो उसको आप पॉजिटिव पोटेंशियल कहेंगे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से है तो उसको नेगेटिव पोटेंशियल कहेंगे। आप जब ये याद कर रहे होते हैं, फिर से उस बात को हम रिपीट कर रहे हैं, आप जब ये याद कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उस केस में आप हाई पोटेंशियल को वो समझ रहे होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन का हाई पोटेंशियल है, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन के वजह से नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है। और कोई जनरली बोले कि हाई पोटेंशियल का मतलब क्या समझते, तो आप उससे बोलेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल, और लो पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। तो आप उसको क्या समझा रहे हैं कि हाई पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, और लो पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव। और फिर बगलिए में यही बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लो टू हाई, अरे हाई टू लो। सही बात है ना? आप उसके बगल में पहले तो उसको ये सब बात समझा दी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए ना क्योंकि नेगेटिव है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। फिर आप दूसरी बात उससे बोले कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नीचे और जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। बात समझ रही क्या? तो इसीलिए आपको ही समझिए, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हाई लो लो हाई कुछ मत करना, नहीं घबरा जाएगा ना। कोई टीचर तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, फालतू डांट देगा, उससे बोल देना कि सर देखिए, अगर आप हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ रहे हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, अगर आप उसको हाई पोटेंशियल बोल रहे हैं, तो उसका सही नाम होगा हाई पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। बस मेरी क्या, चलिए नीचे लिखिए। लिखिए मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड is the simplest type of electrode, is the simplest type of electrode, is the simplest type of electrode, हो गया। denoted as, denoted as आप ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं इसको ना, इलेक्ट्रोड या तो ऐसे, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सॉलिड। ये फेस बैरियर नहीं है, ऐसी बस रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ठीक है। या तो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा होगा। अरे क्या बोलते हैं, एनोड में ही होता है और कैथोड में ही हो रहा होता है, सही बात है ना? समझ गए? बोलो। तो ये था मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है और आपको क्लियर नहीं हो पाता, वो क्लियर करना जरूरी है ना। दूसरा टाइप लिखिए, गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड हो गया। देखिए गैस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, गैस इलेक्ट्रोड में एक ऐसी चीज लगी होती है, मतलब एक ऐसा मेटल लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर सकता है और अपने सरफेस पे। पहली बात, गैस इलेक्ट्रोड में एक ऐसा सब्सटेंस लगा होगा जो इलेक्ट्रॉन अपने पास कलेक्ट कर लेगा, मतलब जुटा लेगा। और जुटाने का समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं पकड़ जुटाएगा, मतलब चिपका लेगा, कलेक्ट कर लेगा। और ऐसे आयंस को अपने पास बुला लेगा, मतलब ऐसे आयन उसके पास जाके चिपक जाएंगे जो गैस का फॉर्मेशन करने वाले होंगे। फॉर एग्जांपल H+ आयन। बस मेरी क्या, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को स्टडी करना होता है, इसलिए हम H+ आयन का एग्जांपल ले रहे हैं। इससे ज़्यादा ना आप कुछ सोचेंगे ना आप कुछ समझेंगे। एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लेता है और हाइड्रोजन आयन को अपने पास बुलाता है। और आपको पता है ये बात कि प्लेटिनम के केस में रिएक्शन उसके सरफेस पर होता है। प्लेटिनम क्या करेगा, H+ आयन को इलेक्ट्रॉन देगा, H एटम बनाएगा, एक और H+ आयन को इलेक्ट्रॉन देगा, H एटम बनाएगा, दोनों H एटम को जोड़ करके H2 एटम बन जाएंगे, वो दोनों आपस में और क्या करेंगे, उड़ जाएंगे। बात समझ आ रही क्या? ठीक है, ये एक जनरल तरीका होता है। तो गैस इलेक्ट्रोड के बारे में लिखिए आप, छोटी सी बात लिखिए, इट कंसिस्ट्स ऑफ, अच्छा वो जो प्लेटिनम है ना,
वो खुद तो रिएक्टिव होता नहीं है, पता चला वो खुद ही इलेक्ट्रॉन लेकर के निगेटिव बन गया, बोला मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ही नहीं, हाइड्रोजन अपना पॉजिटिव लेकर फड़फड़ा रहा है, बात समझ आएगा। तो इसीलिए वो इनर्ट होना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ एन इनर्ट कलेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ एन इनर्ट collector of electrons such as platinum or graphite. In contact with a gas, and its soluble ions, in contact with a gas and its soluble ions, हो गया। देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्यों चाहिए होता है आपको, क्योंकि अगर सिर्फ आप गैस भर देते हैं किसी शीशे के जार के अंदर, मतलब मान लो एनोड बना दिए, कैथोड बना दिए, कैथोड में आप इलेक्ट्रोड ना लगा करके एक शीशे का जार बना दिया, उसके अंदर गैस भर दी और बोले शीशे के जार के अंदर जो गैस है वही काम कर रही है मेरे कैथोड का, ठीक है। अच्छा, और एनोड से तो तार आएगा क्योंकि एनोड में इलेक्ट्रोड है, लेट से समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं ना, एनोड में एक इलेक्ट्रोड लगा करके प्रॉपर एनोड बना दिया डैनल वाले की तरह, और कैथोड में आप इलेक्ट्रोड नहीं लगाया, बोले हम तो गैस इलेक्ट्रोड बनाएंगे, मतलब गैस का इलेक्ट्रोड बनाएंगे। पूछे कैसे, तुम लोग सर देखिए ग्लास बना देंगे, ग्लास के अंदर गैस भर देंगे और नीचे सॉल्यूशन रहेगा पानी वाला, अपना चाप करके चलेगा उसमें। तो तुम बोले इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, तुम बोले सर देखिए एनोड पे से तार निकालेंगे और तार निकाल के उसी शीशा के अंदर फोड़ के डाल देंगे। बोलेंगे अच्छा फिर इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा, प्रॉब्लम यही हो जाती है। न्यूट्रल गैसेज होती है ना, जो गैस होती है, हर न्यूट्रल गैस जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है। कुछ गैसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं अपने आयनिक फेज में, लेकिन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, बात को समझिए आप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करती तो प्लैटिनम का मेरे को टेंशन ही नहीं होता, वो आराम से इलेक्ट्रॉन एनोड से आता तार से और फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस में हो जाता, फिर हाइड्रोजन गैस ही इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती। तुमको लगता है ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? अगर ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती तो यहाँ जिंदा नहीं रहते, क्योंकि बहुत सारे जगह पे इलेक्ट्रिक करंट है जो ओपन एरिया में है। अरे यार 10,000 वोल्ट का तार आता है, पता है ना आपको, तो तार छूते हो कभी नहीं छूते ना, आइसोलेटेड तो होता नहीं है वो, मतलब इंसुलेटेड तो होता नहीं है वो। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो रही होती तो उस तार से, आप समझ रहे मेरे बात को, आपको मजा आ रहा होता अभी बैठे बैठे, आप छटक रहे होते, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो गैस जो है वो खुद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकती। अगर गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगी ही नहीं तो कैथोड में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं, और अगर कैथोड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो फिर रिडक्शन होगा ही नहीं, और अगर रिडक्शन होगा ही नहीं तो H+ के फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही नहीं, और अगर H+ के फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही नहीं तो H2 गैस बनेगी ही नहीं। बात समझ आ रही है? एनोड के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ इलेक्ट्रॉन कैथोड तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक गैस अपने गैसियस फेज में अगर वो इनर्ट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकती है। इसीलिए आपको एक क्या लेना होता है, इलेक्ट्रोड, जो कि ऑब्वियसली कंडक्टिंग होना चाहिए। ग्रेफाइट को इसलिए ले सकते हैं क्योंकि वो क्या है, कंडक्टिंग है, और वो खुद इनर्ट होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। बात समझ क्या? चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए। द इनर्ट इलेक्ट्रोड इज रिक्वायर्ड, द इनर्ट इलेक्ट्रोड इज रिक्वायर्ड as a gas, the inert electrode is required as a gas, कॉमा लगाइए, being neutral, as a gas being neutral, cannot conduct electricity, cannot conduct electricity under normal conditions। हो गया? अंडर नॉर्मल। आप अगर टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दे, प्रेशर बहुत घटा दे, तो कुछ गैसेस हैं जो आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने वैलेंस सेल को छोड़ के बाहर निकल जाता है, और प्रेशर ज़्यादा घटाने से इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री हो जाता है, तो वहाँ पे गैस का डिस्चार्ज हो जाता है। और गैस जब डिस्चार्ज फॉलो कर रही होती है तो उस केस में गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, बिजली चमकती है, आप होते ही ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर सब लगे आगे बढ़िए। द इनर्ट मेटल इलेक्ट्रोड, द इनर्ट मेटल, हम इसको पूरा तमीज से लिखवा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं आपके बात समझ में आए,
फिर आपको गैस इलेक्ट्रोड पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। द इनर्ट मेटल इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज अ सोर्स, the inert metal electrode acts as a source of electrons है ना, but does not participate in the reaction. But does not participate in the reaction. हो गया, आगे लिखिए, सोचो कि आगे लिखिए। द गैस इज बबल्ड, द गैस इज बबल्ड, BUBBLED, बबल्ड, गैस को फेंका जाता है उसके ऊपर। द गैस इज बबल्ड ओवर द सरफेस, द गैस इज बबल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, द गैस इज बबल्ड over the surface of the electrode while it is bathed, it is not bathed, ठीक है, it is bathed, while it is bathed, इसका मतलब नहलाना ही होता है, ठीक है, while it is bathed in the solution, अरे immersed लिख लो भाई, दिक्कत हो रहा है तो, while it is immersed in the solution of ions, in the solution of ions related to the gas, related to the gas, हो गया। फिर चौक नीचे लिखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एन एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको SHE भी कहा जाता है शॉर्ट में बहुत सारे जगहों पे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इलेक्ट्रोड। हो गया, चलिए गैस इलेक्ट्रोड का लिखो, नीचे लिखो रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का सवाल अभी अभी नीट के पेपर में पूछा गया था, सवाल करवाएंगे हम उसको। देखो एक्वस फेज बैरियर, गैस फेज बैरियर, प्लेटिनम सॉलिड, है ना, इस प्रकार से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, गैस इलेक्ट्रोड को। और ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली SHE का है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये एक प्रकार का कैसा इलेक्ट्रोड है, गैस इलेक्ट्रोड ना। हो गया, चलिए आपको हम दो बातें बता देते हैं। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, अगर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बना रहे हैं तो उस केस में देखो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन से आता है और वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, और इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद ये इक्विलिब्रियम में हो जाता है H2 गैस के साथ। कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और यही चीज़ अगर क्लोरीन गैस के फॉर्म में किया जाए, अगर क्लोरीन के लिए किया जाए, तो क्लोरीन गैस क्या होता है, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है और वो Cl- आयन बन जाती है। क्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है और वो Cl- आयन बन जाती है। हाइड्रोजन नेगेटिव आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता,
हाइड्रोजन कभी भी नेगेटिव आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए H2 गैस इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर सकता। इन दोनों में से एक इंसान इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। अब आप डिसाइड कर लीजिए कौन रिसीव करेगा। अगर ये रिसीव करेगा तो H- बनेगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन तो है। अगर दोनों में से कोई भी एक, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, बस ध्यान सुन लो, इन दोनों में से कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव करता, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस लिखा होता तो किसी न किसी एक एटम पर माइनस चला जाता, हाइड्राइड बनता वो, और हाइड्राइड जो है वो नहीं होता है। तो इसलिए ये H+ के फॉर्म में होगा, ये रिसीव कर लेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Cl2 है, Cl2 का मतलब क्लोरीन आयन रिसीव कर सकता है पास में का, तो इसलिए वो रिसीव कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Cl+ नहीं बनता ना, तो Cl+ बना के रिसीव मत करा देना कि Cl+ इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, बन गया Cl2, ठीक है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, है क्या। तो दोनों लिख लीजिए रिप्रेजेंटेशन, दोनों को सही लिखिएगा, और ये मत सोचना कि सर सही लिखे होंगे, हम गलत लिख दिए, यहाँ Cl+ रहेगा, आप सही लिखिएगा, क्योंकि अभी एक सवाल आएगा। हाँ, रिप्रेजेंटेशन में दोनों लिख दो, दोनों मतलब वो दोनों रिएक्शन लिख लो, इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस वो, और इन केस ऑफ क्लोरीन गैस वो। हो गया, वेरी गुड। थर्ड टाइप लिखिए, थर्ड टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम लिख दे रहा हूं, आप इलेक्ट्रोड ध्यान रखेंगे, आप उसका रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखेंगे, और आप उसका एक एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ जी, थर्ड लिखिए, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे, इस पे सवाल आया हुआ है। ये थर्ड इलेक्ट्रोड है, थर्ड टाइप का है और लास्ट है। हो गया। देखो इसमें क्या होता है, तुमको बता देता है। एक मेटल होता है, एक मेटल होगा, इसी मेटल का एक सॉल्ट होगा, और इस सॉल्ट में जो एनायनिक पोर्शन है, इसी का एक और सॉल्ट लिया जाएगा। जैसे मान लो ये मेटल है, मेटल M, इस मेटल M के ऊपर इस इनसॉल्युबल सॉल्ट को, मतलब इस सॉल्ट को, यहाँ पर ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है और ये मेटल है आपका, इस इनसॉल्युबल सॉल्ट को इसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है। पास में आ रही क्या? कोटिंग कर जाती है। कोटिंग करना सोचता ना, जैसे इस मार्कर को हम किसी एक सॉल्ट में डुबा के बाहर निकाल लें और सॉल्ट चिपक जाएगा इसके ऊपर, कोटिंग कर जाती है। तो ये कोटिंग किसकी है? इसकी है। और इसको एक ऐसे बर्तन में डुबाते हैं जिस बर्तन के अंदर ये वाला एनायन अपने एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ रहे हो क्या मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ले लीजिए, ये एनायन प्रेजेंट होना चाहिए इसके अंदर। बस मेरी क्या, इसके अंदर फिर समझो एक मेटल का आप ये ले लेंगे एग्जाम्पल, समझो जैसे मान लो सिल्वर ले लिए, ये मेटल सिल्वर हो गया Ag, ठीक। सिल्वर के बाद इसके ऊपर आप AgCl एक सॉल्ट होता है, AgCl सॉल्ट होता है और वो इनसॉल्युबल भी होता है। कौन सा सॉल्ट लेना है? सॉल्ट इनसॉल्युबल लेना है। तो AgCl एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, तो इसके ऊपर कौन सी चीज़ का पेंटिंग कर दो? AgCl। और आप इसको किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालेंगे जिसमें कौन सा एनायन प्रेजेंट हो? Cl माइनस। पेयर है ना, ये मेटल यहाँ और ये Cl यहाँ। बस मेरे क्या, तो आप KCl उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। आप कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट उठाएंगे जिसके अंदर ये वाला जो एनायनिक पोर्शन है वो प्रेजेंट हो एज एनायन। बस मेरी क्या, बारिश हो रहा है?
समझ लिखो यार भाई, ठीक है। अब इतना समझा रहे, तो पहले इसको लिखो, फिर हम बताते हैं होगा क्या। वैसे तुम खुद ही जज कर सकते हो, बहुत आसान है, लेकिन लिखो लिखो। इट इज आपको डिसकंटिन्यूटी याद है? डिसकंटिन्यूटी दो टाइप की होती है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, है ना? हाँ, तो लिखिए, इट इज समटाइम्स कॉल्ड the electrode of second kind. आप बार जानते हैं? बार, ये वाला बार नहीं बार का मतलब दंड होता है। बार मैग्नेट बढ़िया, बार मैग्नेट लंबा सा कोई रॉड, ठीक है, दैट इज बार। लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ बार ऑफ मेटल, ब्रैकेट में कैपिटल M लिखो, बार ऑफ मेटल, ब्रैकेट में कैपिटल M, हो गया। कवर्ड बाय अ लेयर of an insoluble salt, covered by a layer of an insoluble salt, मेटल M हो गया, और इनसॉल्युबल सॉल्ट को ब्रैकेट में MX लिखो, कैपिटल M रहेगा, वही वाला M जो मेटल लिए हो, ठीक है, MX ब्रैकेट बंद करिए, फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिए, द होल is immersed in a solution of electrolyte containing the anion X minus, वही वाला X रहेगा जो सॉल्ट में था, containing the anion X minus। फुल स्टॉप लगाइए, हो गया। आगे लिखिए रिप्रेजेंटेशन, आपको सबका रिप्रेजेंटेशन याद करना है। सुनो, ये ना अपने से अगवा पीछा मत कर देना, ठीक है? 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 चौका 12, आप लाइन से पढ़े ना। हाँ जी, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, पहले सॉल्ट रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्ट का फेस क्या होगा? सॉलिड होगा। अरे सॉल्ट सॉलिड होता है ना, सॉल्ट का फेस सॉलिड होगा। फिर फेज बैरियर लगाएंगे, फेज बाउंड्री। फिर आप मेटल लिखेंगे, मेटल भी कैसा होगा? फिर आप एनायन लिखेंगे। ये तीनों चीज़ें हैं। देखो, नाम में पहले मेटल आता है, फिर इनसॉल्युबल सॉल्ट, लेकिन यहाँ पर पहले वो सॉल्ट आता है और फिर मेटल आता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, नाम और रिप्रेजेंटेशन में दोनों उल्टे आते हैं, और एनायन तो हमेशा लास्ट में है ना, एनायन तो हमेशा लास्ट में, हर जगह लास्ट में ना, NaCl, ठीक है, हर जगह लास्ट में। ये एक्वस, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। क्या? वो इमर्ज होता है, इमर्ज का मतलब उदय, और इमर्ज IMM वाला जो होता है वो डूबना होता है। एमर्ज और इमर्ज, ए और ई, एमर्ज। हाँ, अरे हिंदी वाला ए, आ ई उ ए, है ना? हो गया। एग्जाम्पल लिखिए, इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। इसको पढ़ते ऐसे हैं, इट इज नॉट दैट सिल्वर, ये है सिल्वर डैश सिल्वर क्लोराइड, बात समझ गए, और डैश क्लोराइड। देखो मेटल AgCl, इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, और ये क्या हो गया? क्लोराइड लिखा है, क्लोरीन नहीं लिखा है, एनायन हो गया।
ठीक है, इलेक्ट्रोड देख लीजिए आप। एग्जाम्पल ये सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड और क्लोराइड इलेक्ट्रोड हो गया। हो गया। इसका एक बहुत ही सॉलिड और सुंदर एग्जांपल है जो हर बार, मतलब अक्सर, नॉट हर बार लेकिन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। लिखिए, उसके नीचे लिखिए क्या बेटी, इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी मेरा गलत पढ़ाने का मन करता है, सोचते कभी कभी तो मौका मिलता है गलत पढ़ा दें। सही बात है ना, पूरे साल भर तो सही है पढ़ना है, गलत पढ़ो थोड़ा सा। आदमी अगर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में चला जाएगा उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति का मतलब बस में रही है। चलिए देखिए आगे। अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, another important example of this electrode, another important example of this electrode is calomel electrode. कैलोमल इलेक्ट्रोड, CALOMEL। इस कैलोमल वर्ड को आप इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दीजिए ना कि पूरे कॉपी पर सिर्फ यही दिखाई दे ना। अरे हम लिख रहे हैं भाई, तुरंत लोड का है। कैलोमल इलेक्ट्रोड हाईलाइट करके पूरा वहाँ जहाँ कैलोमल लिखा है वहाँ पूरा पन्ना पढ़ दो वहाँ पे, कैलोमल इलेक्ट्रोड। हो गया, फुल स्टॉप लगाओ। इसके बारे में बस दो बातें आपको लिखवाएंगे। देखो इसके अंदर मरकरी मेटल है कि नॉन मेटल है? कितने लोग को लगता है मरकरी मेटल है? रेज योर हैंड्स। जोर से उठाओ। अच्छा उठ रहा है जोर से। इधर सबको लगता है, तुमको क्या लगता है? तुमको लगता है कि वो है ही नहीं, मरकरी खत्म। क्या क्या फालतू बात करनी, मरकरी की बात करें। क्या है मरकरी? क्या है मृत्यु? मरकरी का नेचर ना जानना है मृत्यु। मरकरी मेटल है। मरकरी इज द ओनली मेटल विच रिमेन्स एट लिक्विड फेज एट रूम टेम्परेचर। मरकरी क्या है? कौन सा नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में रहता है? कौन सा नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में रहता है? ब्रोमीन। यार ये सब तुम लोग को आना चाहिए, जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत दर्द भरी घटना है ये। तुम्हारा केमिस्ट्री के साथ ब्रेकअप हो गया, और ये ब्रेकअप पैचअप वाला नहीं होता है। रात गई बात गई नहीं, रात गई बात बढ़ी। बस में रहेगा, क्लास 10th का छूटा कभी घर वापस नहीं आता है। इस बात को आप समझिए, मैटर हो जाएगा। मरकरी मेटल है ना? हाँ, तो इसका एक एग्जाम्पल होता है जिसमें आप एक मेटल ले लेते हैं, मरकरी, ठीक है। मरकरी का पूल बनाते हैं, मतलब बेसिकली कोई बात नहीं, आप स्विमिंग पूल समझ लेंगे। आप लोगों बस समझिए, मरकरी लेते हैं और इसके साथ में HgCl लेते हैं और साथ में क्लोराइड आयन हो जाता है। देखो अगर मेटल क्लियर है और आयन क्लियर है तो बना ही लोगे। बात मेरी क्या? देखो मरकरी किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? पीरियोडिक टेबल के। मरकरी कौन से ब्लॉक में है पीरियोडिक टेबल के? हैं? नहीं ब्लॉक, क्या बोल रही है? डी ब्लॉक। वेरी गुड वेरी गुड, आपके लिए ताली हम बजाते। मरकरी डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। मरकरी भी जो होता है वो मोर देन 1 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। मर्क्यूरिक मर्क्यूरस दोनों होता है, ठीक है। आप एक चीज जानते होंगे मेरे ख्याल से, HGS जानते हैं क्या? मरकरी की वैलेंसी। और कुछ जानते हो? मरकरी का और कोई कंपाउंड जानते हो? बोलो। लो HGS को क्या बोलते हैं? क्या बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं उसको। HGS को मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं। देखिए सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? किधर गया भाई? हाँ, इस फॉर्मूले में सल्फर की वैलेंसी कितनी है? कौन बोला है? 2।
कोई बोला होता, 2 होती है, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। और यहां पर सिल्वर की वैलेंस 1 होती है, इसको क्या बोलेंगे? अरे मर्क्यूरस क्लोराइड बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरस। असल में मर्क्यूरस क्लोराइड को ही कैलोमल कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसलिए जल्दी लिखो। वो जो मर्क्यूरस क्लोराइड लिखे हो कौन से फेज में रहेगा? लिक्विड, सॉलिड, गैस? क्या? सॉलिड फेज में रहेगा, सॉलिड फेज में रहेगा। जल्दी लिखो, एक और बात बताते हैं फिर। जल्दी लिखिए, फिर एक और बात बताते हैं आपको। हो गया? तो आप समझ गए मर्क्यूरक, अरे क्यूरक नहीं यार, क्या है भाई? मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड में मरकरी की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। अगर मरकरी की वैलेंसी 1 होती है, आप मेरी बात समझिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। ऑक्सीजन की 2 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी अगर 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर 2 होती है, तो क्या ये जरूरी है कि हर बार एक ऑक्सीजन के साथ 2 ही हाइड्रोजन कंबाइन करेगा? जब भी करेगा। क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड मर गया है? जिंदा ना? क्या होता है फॉर्मूला? अभी आज सुबह वाले बैच में हम यही सवाल पूछ रहे थे कि हम जो बोलते हैं क्या वो उर्दू बोलते हैं क्या? मेरी बात तुम लोग समझ नहीं आती है? क्योंकि एक बच्ची थी क्लास में बैठी, नाम नहीं बताएंगे, एक बच्ची क्लास में बैठी तो हम पूछे कि देखो ऐसा है कि ये वाला जो फ्रैक्शन हो गया, ये वाला फ्रैक्शन x का हो गया, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आएगा। तो कह रहे हाँ, नहीं समझा हम क्या बोले हैं? समझा ना? हम सवाल पूछे तो मुंडी लड़ दी। हाँ सही बात है। हम क्या पूछे सवाल? हम पूछे हैं कि मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है, फॉर्मूला पूछो उसका। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मूला तो H2O, वेरी गुड। H2O2, 2 जोर से बोला करो ना, जोर से बोला करो, 2 हमको सुनाने देता ना। H2O2, क्या तुम H2O2 देख करके ये बोल दोगे क्या कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 है? क्या हाइड्रोजन का तो 1 होता है ना? क्या तुम इसको देख करके बोल दोगे ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 है? आपको अगर अधूरा ज्ञान है तो आप बोल देंगे, अगर आपको पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड के बारे में नहीं पता तो आप बोल देंगे। सही बात है ना? ठीक है। मरकरी की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 ही होती है, तो क्या ये जरूरी है कि HgCl ही बनाए? और क्या बनाएगा? यही बनाएगा। असल में ये बनाता है Hg2 और Cl2। बस मेरी क्या, जब भी आपसे कोई मर्क्यूरस क्लोराइड सॉल्ट का नाम बताएगा, आप हमेशा फॉर्मूला क्या बताएंगे? Hg2Cl2। क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है और सिल्वर की वैलेंसी भी 1 है, परंतु फॉर्मूला क्या बनेगा? आप चैप्टर पढ़ेंगे पॉलीमर, आपको वहां क्लियर हो जाएगा। नाम पूछ रहे राज, नाम तो सुना ही होगा। H3 कहाँ H3 है? हम बोल रहे हैं इसका, इसी का फॉर्मूला H2Cl2 बोल रहे हैं हम। हाँ है तो बिना समझाए लिख दें। ऐसा है कि छुट्टी तो करना ही है, चलो घर से होके आते हैं, क्या कहते हो? एक राउंड घर से। हाँ हाँ खुशी देख लो। हो गया? तो आपका इलेक्ट्रोड के टाइप्स खत्म हो गए, हाफ सेल के टाइप खत्म हो गए, ठीक है। जितनी बातें आपको लिखी हुई हैं वो सारी बातों का ध्यान रखेंगे। कल कौन सा दिवस है? कल क्लास होगी, और कल की जो क्लास है, कल मैथ की क्लास नहीं होगी, ठीक है।
कल की क्लास शुरू होगी मैथ क्लास के बाद। अरे मैथ के क्लास के बाद क्लास शुरू होगी, नहीं समझे मेरी बात को? हम उर्दू बोलते नहीं हैं, हम उर्दू बोलते नहीं है, तुम लोग उर्दू समझते हो। हम कह रहे हैं कल मैथ की क्लास नहीं होगी, कल की जो क्लास होगी वो मैथ की क्लास के बाद होगी। नहीं समझ पाए बात को? ये लोग 12 में मैथ से पढ़ता है, ये मैथ की क्लास के बाद भैया 5:30 बजे। समझ में आ रही क्या? पॉजिटिव बोलने का तरीका होता है ताकि तुम लोग बड़े हो जाए। 5:30 में क्लास लेंगे, अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि मैथ की क्लास के बाद क्लास होगी तो तुम लोग शांत रहोगे। यही बात है, मत पियो पानी, गिलास आधा खाली है, पी लो पी लो, आधा भरा हुआ है। बात में क्या? इट इज़ योर पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलिए जी सवाल सुनिए, बोल रहे हैं इन अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अभी टाइम है 7:10 में, बहुत टाइम है अभी, ठीक है, जिंदगी बता देंगे हम 13 मिनट में। इन अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अ स्टीडी स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर। सवाल फिर सुनो, इन अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में मतलब अगेन गैस इलेक्ट्रोड की बात चल रही है, जो अभी भी आप पढ़े इसके पहले वाला SHE। ठीक है, इन अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अ स्टीडी स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर। स्टीडी गया भाड़ में, स्टीम गया तेल लेने, सिर्फ हाइड्रोजन गैस और पास ओवर की बात समझिए। हाइड्रोजन गैस किसके ऊपर पास कराई जाती है? क्या होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जिसके ऊपर तुम कुछ पास करा दोगे? प्लेटिनम। बात खत्म। अरे ये बात खुद समझ में आ रही थी, हाँ आंसर दे दिए, बात समझ ना? हाँ ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। अ पीस ऑफ प्लेटिनम विथ रफ सरफेस इमर्ज्ड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन, अ कार्बन इलेक्ट्रोड इमर्ज इन एसिडिक सॉल्यूशन, दूसरा गलत है। चारों सुन लो पहले, क्योंकि पहले वाले में प्लेटिनम लिखा हुआ है। कार्बन इलेक्ट्रोड इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये तो गलत है, कार्बन इलेक्ट्रोड नहीं होता ना। अरे सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है क्योंकि वो H+ में मिलेगा। सही बात है क्या? कार्बन इलेक्ट्रोड नहीं हो सकता ना, एसिडिक सॉल्यूशन तो हो ही सकता है क्योंकि आपको सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन भी तो चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सिल्वर मेटल इमर्ज, हटाओ इसको भी। हाँ जी, अब प्लेटिनम मतलब अब प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम स्ट्रिप, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम स्ट्रिप का मतलब होता है प्लेटिनम का सोने का पानी चढ़वाता है ना, वैसे प्लेटिनम का पानी चढ़ा मतलब उसके ऊपर प्लेटिनम से पेंट मार दो। समझ गए बात को? हाँ, अ प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम स्ट्रिप इमर्ज्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, ये चौथा ऑप्शन था। पहला रिपीट कर रहे हैं, अ पीस ऑफ प्लेटिनम विथ रफ सरफेस इमर्ज्ड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या सॉल्ट सॉल्यूशन कभी भी H+ रिलीज करेगा? कोई ऐसा सॉल्ट बताओ मेरे को जो पानी में जाने के बाद H+ रिलीज कर देता हो। अरे बोलो, सॉल्ट कैट आयन और एनायन में टूट जाता है। तुम बोलोगे सर H+ क्यों नहीं रिलीज कर सकता है? आप बोल रहे सॉल्ट में कैटायन बनता है तो H+ भी तो बन सकता है। वो कंपाउंड जिसमें कैटायन H+ बनता है उसको एसिड कहा जाता है। सही बात है ना? उस H+ के जगह आप मेटल लगा दिए तो क्या बन जाएगा? अरे क्या बता रही हो, क्यों मुस्कुरा रही हो? अरे मुस्कुराओ बनारस में। सुनो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा सॉल्ट ले लो जैसे NaCl, ये Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। अगर सॉल्ट में से आप अगर इस मेटल को हटा करके H लगा दे तो क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है ना। तो आप सॉल्ट सॉल्यूशन बोलेंगे सही है गलत है? गलत है। अगर H है तो क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए। समझ क्या? ये एसिड बेस सॉल्ट सब एक ही चीज़ें हैं, बस खाली शक्ल अलग अलग इन सब होगी, हैं सब एक ही, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ क्या? अरे बात समझ आ रही है? हाँ। इलेक्ट्रोलाइट, क्या कभी किसी कोवेलेंट कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट टूटता है कि नहीं प्लस माइनस में? क्या किसी कोवेलेंट कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट कहोगे? क्यों? हम पूछ रहे हैं क्यों? वो टूट जाएगा ना, कोवेलेंट कंपाउंड आर ब्रेकेबल है ना, उनका बॉन्ड का फ्यूजन हो जाता है प्लस और माइनस में। HCl क्या है? कोवेलेंट है। H2SO4 क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड। उसमें कोई मेटल दिखा तुमको? HCl क्या है? H2SO4 क्या है? CH3COOH क्या है? NaCl क्या है? आयनिक है। ठीक है। ये बढ़िया सवाल है, लिखो सवाल। KCl कैन नॉट बी यूज्ड। KCl कैन नॉट बी यूज्ड
एज अ सॉल्ट ब्रिज KCl cannot be used as a salt bridge for the cell देखिए आपके सामने एक सेल लिखा हुआ है, कॉपर सॉलिड फेज बाउंड्री, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्ट ब्रिज AgNO3 एक्वस फेज बाउंड्री Ag solid. KCl cannot be used as a salt bridge for the cell. This बोल रहा है ये जो भी सेल होगा इसके लिए KCl को सॉल्ट ब्रिज के लिए यूज नहीं किया सकता है। रीजन बताइए, ठीक है। रीजन में 4 रीजन है। क्लोरीन गैस निकल जाएगी इसलिए यूज नहीं किया सकता है, निकल जाए क्लोरीन गैस, क्या दिक्कत है मेरे को। दूसरा बोल रहा है कॉपर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। चौथा बोल रहा है AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। देखिए आंसर अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी अच्छी बात है। आप बेसिकली इस सॉल्ट का फॉर्मेशन जरा कर लेना, सॉरी इस सेल का 2 मिनट लगेगा आपको सॉल्ट। यहां पर क्या है बोलो, देखो यहां कॉपर था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया, क्योंकि SO4 में -2 होता है, आपको पता ही बात ना, ये सब तुम रेडॉक्स में पढ़े हुए हो। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो A नोड पर कौन बनेगा, कॉपर सॉलिड, ये कॉपर हो गया, ये कॉपर हो गया। सॉल्यूशन किसका है, CuSO4 में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, Cu++ और SO4-, वेरी गुड। यहाँ पर सिल्वर, देख लो रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। AgNO3 इस पे -1 होता है तो यहाँ +1 होगा, और +1 से सॉलिड स्टेट, सॉलिड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 0, यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन, तो यहाँ सिल्वर बनेगा। दिस इज कॉपर, दिस इज सिल्वर। अरे यार सिल्वर ऐसा लिखने जा रहे थे हम, सिल्वर को ये लिखने जा रहे थे, नाम के चक्कर में घबरा गया होता है मैटर। हाँ जी, AgNO3 में क्या क्या प्रेजेंट होगा, Ag+ और NO3-। देखो गैल्वेनिक सेल का मेन कार्यक्रम क्या होता है, मेन कार्यक्रम होता है कि कैथोड में ये मेटल कहाँ जाएगा, डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। अरे बोलो, बोल नहीं रहो, क्या दिक्कत है क्या, कोई भूख लग गया है। सॉल्ट ब्रिज में बोल रहा है KCl यूज करना है, मतलब क्यों नहीं करना है, तो आप मेरी बात समझिए। इधर में किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बोलो, जल्दी बोलो। और उधर NO3-, क्या सेंस है, बार्टिच डिस्टेंस, बार्टी चौका सेंस। यहां से निगेटिव हटा दो, है ना, यहां से निगेटिव हटा दो, यहां पे पॉजिटिव बढ़ रहा है ना, यहां पॉजिटिव बढ़ रहा है, यहां पॉजिटिव बढ़ रहा है, कहां पॉजिटिव बढ़ रहा है, कहां पॉजिटिव बढ़ रहा है, क्या हो रहा है सीन बताओ मेरे को। यहां पर कौन बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है यहां पे, वहां पे कौन, वहां पे पॉजिटिव घट रहे हैं, ऐसे बोल रहे नेगेटिव का चर्चा नहीं करे। और यही आपको चाहिए भी, आप चाहते हैं ना कि हाँ ऐसा होता रहे, ताकि आपको क्या मिलता रहे, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, क्योंकि आपको करंट चाहिए ना ऊपर। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो आपको करंट नहीं मिल पाएगी, फिर आपका सेल खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ प्लस बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में जैसे सॉल्ट ब्रिज ला के सेल ऑन करोगे, कुछ पॉजिटिव यहाँ और कुछ पॉजिटिव यहाँ, तो Cl इधर भी आएगा और Cl इधर भी आएगा। खाली यही नहीं भरा होता है, पूरा यहाँ तक भरा होता है ना, पूरा का पूरा KCl, पूरा इलेक्ट्रोलाइट तभी से भरा होगा ना, अगर सॉल्यूशन के साथ में, अगर सॉल्यूशन के साथ में पूरा इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा ना, बेसिकली पॉलीसैकेराइड भरा होता है इसके अंदर। आप पढ़ेंगे आगे, चलिए बायोमोलिक्यूल पढ़िए, आप पढ़ेंगे वहाँ पर। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि क्लोरीन जो एनायन है वो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस करेगा पॉजिटिव को, लेकिन अगर इधर आएगा तो क्या होगा, ये इस Ag को पकड़ लेगा। जो Ag डिपॉजिट होना चाहिए था किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, वो Ag अब डिपॉजिट हो पाएगा क्या, नहीं ना। हल्का फुल्का तो Cl बह करके आएगा ही ना, क्योंकि पॉजिटिव यहां पर भी तो है, Cl- आएगा हल्का फुल्का, ज्यादा इधर आएगा उसमें नो डाउट, लेकिन इधर अगर थोड़ा सा भी आएगा तो Ag को पकड़ लेगा।
और ये Ag को पकड़ लेगा, दिक्कत उसमें नहीं है। अगर पकड़ के टूट जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। अगर AgCl बन करके वापस से एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को, लेकिन वो टूट नहीं रहा ना। क्यों? क्योंकि वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इट इज अ प्रेसिपिटेट। यहां पर Ag को लेकर के नीचे बैठ जाएगा, बोलेगा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बस मैं जाने नहीं देंगे तुझे, तो बस फिर आपका गैल्वेनिक सेल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, इसकी जिंदगी क्या हो जाएगी? गैल्वेनिक सेल खराब, करंट मिलेगा, घर में लाइट आएगी, अंधेरे में